दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें एक शिखा दुबे नाम की लड़की की हत्या हो जाती है। और जब बाद में पुलिस को कातिल का पता चलता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस कातिल को देखकर। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद शिखा दुबे ही होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी हत्या हो चुकी है वो खुद हत्यारा कैसे हो सकता है? तो चलिए। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वाले के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी। शिखा दुबे इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा दुबे 10 जून 2011 को कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाती है, यह कहकर कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफ़ी देर हो जाती है, वो वापस नहीं लौटती। जिस जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगती है। काफ़ी शाम हो जाने के बाद शिखा दुबे को ढूंढने लगते हैं। दोस्त रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है मगर शिखा दुबे की कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। जब शिखा कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे अपने ही पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी की कंप्लेंट कर देते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले पिता से पूछते हैं, क्या आप किसी पे शक है? जवाब में वह दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहा करता था और उन्हीं की बेटी को परेशान किया करता था। हो ना हो, शिखा दुबे को गायब करने के पीछे दीपू यादव का ही हाथ है। पुलिस तुरंत मामले की जांच करती है और भागते हुए दीपू यादव के घर पहुंचती है। दीपू यादव के घर पहुंचने के बाद पुलिस वालों को यह पता चलता है कि दीपू यादव फरार है। पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाती है और पुलिस की एक टीम शिखा दुबे को ढूंढने में लगी रहती है। इसी दूसरी पुलिस को सरियन कॉलोनी के पास जंगल में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है। लड़की की थी। लड़की का चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। लड़की की लाश मिलने के बाद पुलिस वालों तुरंत राम प्रकाश दुबे को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने को कराते हैं। यह गायब हुई बेटी शिखा दुबे का तो शव नहीं है। खबर मिलने के बाद शिखा दुबे के परिवार वाले शव की पहचान करने को आ जाते हैं, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान और पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा लड़की की कद काटी। यह चीख चीख कर बयान कर रही थी कि यह मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही है। माता पिता पहचान कर लेते हैं कि यह शव उनकी बेटी का ही है। पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाने के बाद लड़की का चेहरा को बर्बाद कर धारदार हथियार से काटा गया है। इसके बाद पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी पुष्टि होती है। इस खबर के बाहर आने के बाद पुलिस का गुस्सा बढ़ जाता है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। लड़की का शव परिवार वालों को भेज दिया जाता है और परिवार वाले लड़की का अंतिम संस्कार कर लेते हैं। पुलिस वाले दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। दीपू यादव से जुड़े 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ होती है, मगर दीपू यादव का अता पता नहीं चलता। काफ़ी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त हाथ लगता है। वो बताता है कि दीपू यादव सोनभद्र काफ़ी आया जाया करता था और कुछ दिन पहले वो सोनभद्र जाने की बात कर रहा था। फिर गोरखपुर पुलिस
स्वर्णभद्र निकल जाती है। सोनभद्र में काफ़ी देर ढूंढने के बाद दीपू यादव नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और तलाश जारी रखते हैं। पुलिस वालों को एक ऐसा घर पर आते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आकर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। पुलिस वाले लड़की को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे होती है। वही शिखा दुबे ने दरवाज़ा खोला था, जिसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों ने कर दिया था। कि कातिल की पुलिस तलाश कर रही थी, यह वही शिखा दुबे थी। पुलिस वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं तो घर में दीपू यादव मिलता है। यानी कि शिखा दुबे और दीपू यादव साथ में स्वर्णभद्र रह रहे थे। शिखा दुबे जिंदा थी तो वह कौन थी जिसका मर्डर हुआ था? इसका जवाब सिर्फ शिखा दुबे और दीपू यादव ही दे सकते थे। पुलिस वाले दोनों को गिरफ्तार करके गोरखपुर ले आते हैं और इनसे पूछताछ चालू हो जाती है। पूछताछ में हिला देने वाला सच सामने आता है। शिखा दुबे बताती है दीपू यादव उसकी कॉलेज में पढ़ाई करता था और पड़ोस में रहता था। शिखा दुबे और दीपू यादव एक अच्छे दोस्त होते हैं और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दुनिया की नज़रों से बचकर दोनों मिलने भी लगते हैं। इस प्यार की खबर शिखा दुबे के माँ बाप को लग जाती है और वह शिखा दुबे पर पाबंदी लगा देते हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों मिलने लगते हैं और मौका मिलते ही दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की खबर किसी को नहीं लगने देते। अब दोनों साथ में रहने की प्लानिंग करने लगते हैं। उनको पता था कि घर पर बता दिया तो घर वाले नहीं मानेंगे। दीपू यादव इस बारे में अपने दोस्त को बताता है। सुग्रीव ट्रक चलाता था। सुग्रीव दीपू यादव को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो दिखने में शिखा दुबे की जैसी है। और सुग्रीव बताता है कि अगर हम उसकी हत्या कर दे और चेहरा बिगाड़ दे, लोग समझेंगे शिखा दुबे मर चुकी है और तुम दोनों आराम से दूसरे शहर में रह सकते हो। दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के लिए लग जाते हैं। सुग्रीव प्लानिंग के मुताबिक शिखा दुबे की जैसी दिखने वाली पूजा कुमारी इस से कहता है, तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास, तुम आकर मुझसे मिल सकती हो। पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए वो मना नहीं कर पाती और सुग्रीव से मिलने के लिए राजी हो जाती है। सुग्रीव यह बात दोनों को बता देता है और 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदल दिया जाता है। सुग्रीव पूजा कुमारी को लेकर आता है और शिखा दुबे घर से निकल जाती है। दीपू यादव से मिलने के बाद बाजार से नए कपड़े लेती है। सुग्रीव गाड़ी जंगल में ले आता है और पूजा से कहता है, यह कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। जंगल में आने के बाद सुग्रीव और दीपू यादव बेरहमी से पूजा का गला दबा देते हैं और शिखा दुबे उसके कपड़े बदलने लगती है। बाजार से लाए हुए नए कपड़े शिखा दुबे पहन लेती है और घर से पहनकर आई थी वह पूजा को पहना देती है। शिखा दुबे पूजा के सब कपड़े अपने बैग में डालकर रख देती है और सुग्रीव और दीपू बड़े से रॉड से पूजा के चेहरे पर मारने लगते हैं। इससे पूजा का चेहरा बिगड़ जाता है। हत्या को अंजाम देने के बाद दीपू और शिखा स्वर्णभद्र चले जाते हैं और सुग्रीव भी गायब हो जाता है। कुछ दिनों तक तो उनका प्लान सही चलता है, मगर ये दोनों हाथ लगते
तो इनके राज से पर्दा उठ जाता है। पिता शिखा दुबे को देखकर कहता है, जो अपराध इसने किया है इससे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह मेरे लिए मर चुकी है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।